नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर एनडीए गठबंधन में दरार सी दिख रही है। और इस दरार के पीछे कौन है, ये सब हम आपको इस खबर में बताएंगे। आपने बीते दिनों ही देखा है किस प्रकार से जीतन राम मांझी का एक बयान वायरल होता है और उसके बाद लगातार जीतन राम मांझी की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। आखिर फिर से जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या बोल दिया? अब देखिए, जिसको लेकर हम बाबा से जानेंगे। बाबा के पिटारे में हर खबर का जानकारी होता है। बाबा, जीतन राम मांझी क्या कहना चाह रहे थे? बीते दिनों ही आपने वोट चोरी का देखा था, किस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही थी, लेकिन उसमें भी हवा दे दिया था जीतन राम मांझी ने। और फिर से जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा कर दिया कि जीतन राम मांझी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए दीपक, जीतन राम मांझी के बयान को आप दो परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक तो जीतन राम मांझी अपनी राजनीति को माने प्रासंगिक बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और उसका बाद में फिर आपने देखा होगा कि उसे पलट भी जाते हैं। नीतीश कुमार के पक्का चेला अगर कोई है तो वो जीतन राम मांझी ही है। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लंबी राजनीति की है और लंबी राजनीति के बाद अक्सर वो अवसर को कैसे अपने पक्ष में किया जाए इसके लिए माहिर माने जाता है। आप देख रहे होंगे कि जब जीतन राम मांझी ने कोई बयान दिया है तो उसके मायने कुछ हुए हैं। आपको याद होगा एक प्रसंग कि 2022 में जब नीतीश कुमार पाला बदले थे तो जीतन राम मांझी भी उनके साथ इस तरफ आ गए थे, महागठबंधन के तरफ। जी। लेकिन उनको ऐसा लगने लगा था कि यहाँ रह करके उन्हें बहुत कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है उससे और राजद से दोनों में काफी अंतर है। यानी भाजपा और राजद को अगर तुलना करें तो जीतन राम मांझी के लिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुफीद भारतीय जनता पार्टी लग रही थी, क्योंकि राजद नीतीश कुमार के साथ रह करके उनको बहुत कुछ देने वाली नहीं थी। और यही कारण है कि विधानसभा में जो कुछ भी हुआ आपने देखा भी होगा कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में क्या कुछ हुआ। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बारे में ये भी कह दिया कि वो हमारी पार्टी का विलय कराना चाहते थे। उस समय जो हंगामा हुआ था और जिस तरह से उन्होंने बातें रखी थी, बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने अपनी दूसरी बात रखी है। पहली की तो चर्चा आपने कर दी कि उन्होंने वोट चोरी के मामले में आग लगा दिया है। जैसे जैसे बिल्कुल। आग लगा हुआ है तो उसमें घी का डालने का काम कर दिया है। हवा दे दिया इन्होंने विपक्ष को फिर से, क्योंकि विपक्ष तो पहले से आरोप लगा रही थी बाबा वोट चोरी का। हम्म। और जब इन्होंने बयान दिया डीएम वाला, तो उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया, जिससे निशाना साधने में विपक्ष जुट गई है। तो जब ये हुआ था दीपक, ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब ये हुआ था तो जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार अपने आप को अलग कर लिया था नीतीश कुमार से और वो चले गए थे एनडीए गठबंधन में। और उन्होंने एक बीच में कहा भी था कि अरे ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश कुमार को हम एनडीए में वापस फिर से लाने के लिए पहले आ गए हैं, उनके लिए रास्ता तैयार करेंगे, रेड कारपेट बिछाएंगे। और ऐसा देखने को मिला भी। बिहार की सियासत में जो लगातार चर्चा चल रही है उसमें दो चर्चा अब सबसे महत्वपूर्ण है। पहली तो ये कि जीतन राम मांझी जो चाहते थे उन्हें 2024 में सीट नहीं मिला, और 2025 में जो उम्मीद थी कि उनको 20 सीटें मिलेंगी, कहां से मिलेंगी, वो भी नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी मन महसूस करके रह गए। हालांकि 5 सीटें वो जीत गए, छठी सीट भी जीतने की बात वो जिस तरह से कर रहे थे वो सबने सुना। लेकिन अब जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल 2023 की तरह है। 2023 में उन्होंने जिस तरह की बातें कही थी, आपको याद होगा कि अपने पुत्र को लेकर के गए थे नीतीश कुमार से मिलने और उन्होंने मंत्रिमंडल से और गठबंधन से दोनों से अपने आप को अलग कर लिया था। इस एक बार बार फिर से मंच से उन्होंने जो बात कही है वो जी। कहीं ना कहीं इशारा इस बात की तरफ कर रहा है कि जिस एंगल पे हम लगातार खबर कर रहे हैं या विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास प्लान बी और सी दोनों है, और कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हम बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा करने लगी हैं कि जीतन राम मांझी का ये बयान उससे मेल खाता हुआ है। बिहार बिल्कुल। की सियासत में एक बार फिर से खेला होने के संकेत मिलने लगे हैं और इस बार तूफान की कमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ने संभाली है। विधानसभा चुनाव की जो अब गर्मी है उसको ठंडा करने के लिए राज्यसभा की सीटों का जो हम लगातार आकलन कर रहे हैं कि राज्यसभा की सीटों में क्या होगा, किसे मिलेगा, किस तरह की बातें होंगी,
जीतन राम मांझी भी मन बनाए हुए हैं कि भाई हमको क्यों नहीं मिलेगा, हमको आप लगातार बहुत कुछ कम दे रहे हैं, तो अब हमको कुछ और दीजिए। अपनी बेबाकी के लिए जिस तरह से वो जाने जाते हैं, उस तरह से उन्होंने एक बार फिर से एक बयान दिल्ली में दिया और दूसरा बयान उन्होंने पटना में दे दिया। पटना बिल्कुल। के बयान ने तो हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि उनकी पार्टी को राज्यसभा की जगह नहीं मिली तो वो केंद्रीय कैबिनेट को सलाम ठोकेंगे और एक सेकंड भी देर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल होना कोई उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके लिए अवसर काफ़ी है। और सिर्फ बाबा गठबंधन में ताकत अपनी नहीं आजमा रहे हैं, वो पूरा जी, और पुराने पैंतरे को लेकर के आगे बढ़ने की कमान जो है संभाल चुके हैं। इन सभी अपने विषयों को लेकर के वो एक सीट चाहते हैं कि उनको भी मिले। जी, और अपने बेटे को भी फटकार लगाते हुए ये कहते नजर आए हैं कि आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं? आपको तो कहना चाहिए। सब पार्टी का प्रवक्ता कहता है, अपने पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं कहता है? आपने देखा होगा कि गुड कॉप बैड कॉप जो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि ये खेल है और गुड कॉप बैड कॉप खेलने में मांझी से ज्यादा, मांझी परिवार से ज्यादा कोई नहीं है। एक तरफ आप देखते होंगे जीतन राम मांझी जिस बात को कहते हैं, उसी तरह से जीतन राम मांझी के बाद जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसमें उनके बेटा जो है संतोष सुमन वो अलग ही बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है दीपक कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि एक तरफ जीतन राम मांझी जो बात कहते हैं उसके कुछ अलग असर होते हैं और उनके बेटा जो कहते हैं उसका कुछ अलग असर होता है। दोनों एक गुस्सा दिलाता है, एक कहा जाए तो कंकड़ डाल करके हलचल पैदा करता है और दूसरा उसको शांत करता है। आपको याद होगा कि इसी तरह से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया वादा याद दिलाते हुए उन्होंने बार बार ये कहा है कि भाजपा ने हमसे जो वादा किया था वो अभी भी अधूरा है। मांझी ने दावा किया है कि चुनाव के वक्त भाजपा ने उन्हें 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 लोकसभा की सीट दी गई और ये उनके साथ धोखा है। मैं पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं साथ दिया, मुझे भी मंत्री बनाया उन्होंने, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारा जो राज्यसभा वाला कोटा बकाया है उसको समय आ गया है पूरा करें और वादा अपना निभाएं, नहीं तो हम तैयार हैं। तो जीतन बाबा राम मांझी कहीं ना कहीं जी, जिस जी, तरह की बातें कह रहे हैं उससे हड़कंप मच गया है। बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां हम ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा गेम करने के फिराक में है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ही भारतीय जनता पार्टी से कुछ अधिक ले लें। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने जो बात कह दी है और जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा था कि 19 सीटें उनके पास हैं विधायकों की, 41 सीटों की जरूरत है एक राज्यसभा जाने के लिए और उनके साथ वो टाई अप हो सकता है। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने जिस तरह से राग छेड़ दिया है, इसने बिहार की राजनीति में एक हलचल मचा के रख दिया है। इससे कई नई बातें सामने आती है। साफ-साफ उन्होंने कहा कि अप्रैल में खाली हो रही 5 सीटों में से 2 सीटें भाजपा, 2 सीट जेडीयू और 1 चिराग को दिए जाने की बात जो चर्चा में चल रही है, उन्होंने कहा कि मैंने टीवी चैनलों पे सुना है कि ऐसा कुछ प्लान बन रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी हम का क्या होगा? हमारे मैं साथ जो कुर्सी वादे छोड़ किए गए दूंगा। हैं उसका क्या होगा? जी, प्रधानमंत्री ने खुद मुझे बुला करके ये बात कही थी उसका क्या होगा? उन्होंने चेतावनी एक तरह से दे दी है कि खुद तो वो एनडीए से बाहर हो ही जाएँगे। लेकिन साथ-साथ बिहार की सरकार से भी वो अपना नाता बदल लेंगे। हालाँकि ये जितना कह रहे हैं उतना आसान नहीं है। दीपक सीधी-सी बात समझिए कि वो दोनों जगह से पैदल हो जाएँगे और विपक्ष इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि विपक्ष उनको कुछ दे दे। और उनके पास इतनी सीटें भी नहीं हैं कि कुछ हो जाए। हाँ, एक बात तो हो सकती है कि जीतन राम मांझी अगर ये पैंतरा दे रहे हैं, तो भाजपा को बड़ा झटका देने के लिए और राज्यसभा में एक नया खेल करने के लिए ये प्लानिंग वे में एक बड़ा गेम कर सकते हैं। बड़ा गेम ये होगा कि चिराग पासवान को सीट न मिले, इसके लिए वो विपक्ष के साथ मिल करके राज्यसभा की सीटें तो हथिया सकते हैं। 41 की ज़रूरत है, 35 ऑलरेडी आपको पता है कि है विपक्ष के पास, 35 इनफैक्ट 36 कह लीजिए उसको कि 36 विपक्ष के पास है और ऐसे में बाकी के लोग भी अगर मिल जाते हैं और जीतन राम मांझी का ये 5 विधायक उसमें शामिल हो जाते हैं तो 1 सीट लेने के काबिल तो विपक्ष हो जाएगा और वो सीट विपक्ष भाजपा को आईना दिखाने के लिए, आँख दिखाने के लिए और नीतीश कुमार को कुछ
बताने के लिए, कुछ संदेश देने के लिए जीतन राम मांझी को दे सकता है, क्योंकि विपक्ष को तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो एनडीए में भंडोल करने के लिए ऐसा कुछ कर सकता है और एक सीट राज्यसभा की जीतन राम मांझी को के हाथ में आ सकती है। लेकिन यह सामान्य बात नहीं है, इसके लिए बहुत टेढ़ी खीर है और इसके लिए कांटों के ताज पहनने पड़ेंगे। सीधी लेकिन तौर पे बाबा आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही कठिन काम है। हालांकि मांझी ने अल्टीमेटम तो दे ही दिया है। लेकिन बाबा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीतन राम मांझी ने जब जब इस तरीके के बयान दिए हैं, जीतन राम मांझी अपने ही बयान को फिर बैक भी करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले जब बात सीट बंटवारे की हो रही थी, तो जीतन राम मांझी ने एयरपोर्ट पर कह दिया था कि हमें तो 30 सीट चाहिए। और फिर वही जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली, तो जीतन राम मांझी 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 5 सीटों पर उनकी जीत होती है। बिल्कुल उसके आप बाद बिल, बिल्कुल बिल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक। जीतन राम मांझी अपने बयानों से पलटते भी रहे हैं, लेकिन ये जो राज्यसभा वाला मामला है, ये बहुत पेचीदा हो गया है। मैं कल ही आपके साथ खबर कर रहा था तो मैंने समझाया भी था। आपको याद होगा कि राज्यसभा वाली सीटों पर मैंने स्पष्ट कहा था कि इसमें 41 विधायकों की जरूरत है। आप लोगों ने भी खबर किया था। जी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा भी और नीतीश कुमार भी, दोनों, अगर जीतन राम मांझी इस तरह का कोई फैसला ले लेते हैं तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उनको एक फायदा तो मिल ही जाएगा और वो फायदा होगा राज्यसभा की एक सीट का। अगर विपक्ष, जैसा कि आपको पता है कि 2017 में जब ये सब कुछ हुआ था और नीतीश कुमार एनडीए में चले गए थे और जीतन राम मांझी उस समय एनडीए का हिस्सा थे और अचानक से एनडीए से बाहर हो गए थे, तो लालू प्रसाद ने उनको अपने खेमे में बुलाया था। मुझे पूरी तरह से याद है कि लालू प्रसाद ने उनको बुला करके और उनके पुत्र संतोष सुमन को पहली बार विधान परिषद भेजा था। ये काम भाजपा नहीं कर पाई थी, लेकिन लालू प्रसाद इसके माहिर माने जाते हैं। अपने साथियों के साथ पूरा इंसाफ करते हैं लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद ने ही उनके पुत्र को पहली बार एमएलसी बनाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब वो फिर से वापसी की है एनडीए गठबंधन में, तो उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। इस बार भी राज्यसभा की इस सीट को लेकर के बड़ा खेल हो रहा है और विपक्ष को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाने के लिए जीतन राम मांझी अगर ये पैंतरा लेते हैं और बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की जो 5 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ जा रही थी, वो मामला फंस सकता है। भाजपा और जदयू को अपने कोटे से त्याग करना पड़ सकता है, या फिर जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन छोड़ करके और एक राज्यसभा की सीट जो 6 सालों के लिए उनके हाथ में आएगी, उसके लिए वो अपना गेम ये कर सकते हैं। इसके लिए वो किसी को भी भेज सकते हैं, उनके दूसरे बेटे हैं उनको भेज सकते हैं, और भी किसी को भेज सकते हैं, बेटी है, दामाद है, कई लोग हैं जो उस लाइन में खड़े हैं। और इसको लेकर के उनके परिवार में चल भी रहा था कि अभी और कई लोग उस लाइन में खड़े हैं। ऐसे में सीधी तौर पे मांझी जिस तरह का पैंतरा ले रहे हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, वो सीधा एक तरह समझिए तो एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए गठबंधन के बाकी घटक दलों को चेतावनी के रूप में ही दिया है। साफ उन्होंने अपने बेटे को, जैसा कि आप बता भी रहे थे, कि अपने बेटे को झिड़की भी लगाई है कि तुम क्यों नहीं त्याग पत्र देते हो। तो ये बिल्कुल सारे मामले जो हैं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हर बार घुड़की जरूर देते हैं, लेकिन इस बार उनके पास समीकरण भी है और माहौल भी है। अगर खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए तो बहुत कुछ है। एक मंत्री का पद त्याग करके अगर 6 साल के लिए कोई किसी को एमएलसी बना देते हैं, तो आने वाला 2029 के चुनाव में उनके पास निगोशिएशन के लिए और 30 में निगोशिएशन के लिए एक बड़ा आधार भी होगा। और बाबा एक और बड़ी बात है कि अगर बात एनडीए की करे, तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 6 में से 5 विधायक हमारे जीत कर आए हैं, तो फिर तो चिराग पासवान भी कहेंगे 29 से 19 विधायक हमारे जीत कर आए हैं। अगर दोनों को देखा जाए और अगर समीकरण बैठाया जाए, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान फिट बैठते हैं बाबा। निश्चित रूप से देखिए, एनडीए गठबंधन में तो हम बार बार ये कह रहे हैं और स्वाभाविक भी नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन में 2-2 सीटें उन दोनों को मिले और तीसरी बड़ी पार्टी जो एनडीए गठबंधन की है, लोजपा, चिराग पासवान रामविलास, जी। उसको मिले। ये तो कॉमन बात समझ में आती है। लेकिन अगर इसमें भंडोल कर देते हैं जीतन राम मांझी, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को तो बैठे बिठाए एक सीट अपने पक्ष में लाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने एक बड़ा दाव खेला है, बड़ी बात की है, और इसका असर क्या होगा ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अब ये भी देखना बिहार के राजनीति में दिलचस्प होगा, या बाबा ये भी हो सकता है कि भाजपा
एक सीट कुर्बान करे और मांझी को दे, ताकि सब जो समीकरण है बिहार का वो बना रहे और एनडीए जो बिहार में एक साथ है वो सब कुछ बेहतर दिखाई पड़े। इतना आसान नहीं लगता है दीपक। भारतीय जनता पार्टी, आपको मैंने कल बताया ना कि मैं जब ये राज्यसभा वाला विश्लेषण कर रहा था, तो मैंने साफ साफ ये बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2029 के लिए अभी से डर पैदा हो गया है कि 2029 में अगर उसको 2024 की तरह अगर जनादेश आता है या उससे थोड़ा लो जनादेश आता है तो क्या करेगी। उसके लिए राज्यसभा का में अपने ताकत को बरकरार रखना और वहां बहुमत प्राप्त करके रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वापसी के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी सदन में उसे पूर्ण बहुमत में होना होगा और ऐसी जी स्थिति में एक भी राज्यसभा की सीटें वो अपने से दूर नहीं करना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि कई राज्यों में राज्यसभा के उम्मीदवारों को, विधानसभा के उम्मीदवारों को इस्तीफा दिलवा दिलवा करके उसने राज्यसभा की सीटें अपने पाले में कराई है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें तो देखने समझने को मिलती ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा, मांझी ने तो आग लगा दी है, लेकिन कैसे एनडीए इस आग को बुझाती है और मांझी को समझाती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।